गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वे का नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रावर्स सर्वे। अभी तक अगर मैं बात करूं पिछले लेक्चर की, तो वहां पे मैंने आपको कंपास सर्वे के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। ठीक है, अभी तक हमने 4 चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट किया, अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, अगला जो आपका चैप्टर है दैट इज़ ट्रावर्स सर्वे। तो नेक्स्ट टॉपिक और लेक्चर नंबर भी मैं बता देता हूँ। लेक्चर नंबर 27, ये लेक्चर आपका 27वें नंबर का लेक्चर है और ये टॉपिक है ट्रावर्स सर्वे पार्ट 1। ठीक है, चल इस टॉपिक से भी क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछे गए और इसको टच करना उसने स्टार्ट कर दिया। हालांकि मेंस में ज़्यादा नहीं पूछता है, बट प्रीलिम्स में इसके जो बातें हैं बड़ी सिंपल हैं। आपने कंपास पर रखा है, आपने लीनियर मेजरमेंट पढ़ रखा है, दोनों को कंबाइंड कर दो, आपका निकल के आ जाएगा क्या, ट्रावर्स सर्वे निकल के आ जाएगा। तो इसके बारे में आज हमको यहाँ पे डील करना है। तो दिस इज़ लेक्चर नंबर 27, दिस इज़ कॉल्ड ट्रावर्स सर्वे। तो इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। देखिए ट्रावर्स होता क्या है, जब हम किसी भी स्टेशन से किसी भी लाइन का एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट दोनों एक साथ करते हैं, उसी लाइन का एंगल, उसी लाइन का आपका लीनियर मेजरमेंट, तो इससे आपको बोला जाता है ट्रावर्स। ट्रावर्स मैंने आपको जब कंपास सर्वे पढ़ा रहा था तो कुछ जानकारी बेसिक दे दी थी कि व्हाट इज़ द ट्रावर्स सर्वे। ट्रावर्स सर्वे मैंने ये भी बता दिया था कि ट्रावर्स 2 प्रकार से बन सकता है, एक ओपन हो सकता है और एक क्लोज हो सकता है। जिस पॉइंट से आपने सर्वे स्टार्ट किया है, अगर उस पॉइंट से आप सर्वे करते चले गए और एंड पॉइंट कहीं दूसरी जगह निकल के आ गया अननोन लोकेशन पे, तो इसे ओपन से ट्रावर्स बोलते हैं। अच्छा, जिस पॉइंट से आपने सर्वे स्टार्ट किया है और उसी पॉइंट पे दोबारा फिर आपको मैच कर गया करके, तो ऐसी पोजीशन को हम लोग जो बोलते हैं नोन पोजीशन बोलते हैं। और इससे बना हुआ ट्रावर्स क्या कहलाता है, क्लोज ट्रावर्स कहलाता है। ठीक, इसकी कुछ कंडीशंस हैं ट्रावर्स की, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं और जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सब के बारे में हमने वहाँ पे डील किया था। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे बात करते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रावर्स सर्वे में, जैसे आपको एंगल मेजरमेंट की कुछ बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं, कुछ थ्योरेटिकल फार्मूले, जैसे पॉलीगन का जो फार्मूला बन के आता है उसके बारे में बात करेंगे। 2n-4 होता है कि 2n+4 × 90 होता है, ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में बहुत सारी हम लोग बातें करने वाले हैं। दैट्स क्लियर। चल, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रावर्स सर्वे। और सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे हेडिंग डालते हैं ट्रावर्स सर्वे। इसको दूसरा नाम ट्रावर्सिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रावर्सिंग, दैट इज ट्रावर्सिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है दैट इज ट्रावर्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका दैट इज निकल के आता है ट्रावर्सिंग। क्या निकल के आता है? ट्रावर्सिंग। ठीक है, चलो इसको मेंशन करते हैं व्हाट इज ट्रावर्स। तो ट्रावर्स पहले हेडिंग बना दो, ट्रावर्स, दिस इज ट्रावर्स। ठीक, चलो अब टॉपिक हम नहीं लिखेंगे, इतना ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं इसमें, नहीं तो हम पहले टॉपिक मेंशन करते थे, लेकिन यहाँ पे टॉपिक ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, चलो ट्रावर्स इज अ, दैट इज ट्रावर्स इज अ, ट्रावर्स इज अ फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ, फ्रेमवर्क consisting of series of straight line, series of straight line। इसमें बहुत सारी स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्मिंग an open or closed polygon, open or closed polygon, या तो उससे क्लोज बन जाएगा या ओपन। जैसे एग्जांपल ओपन का देख सकते हो, दिस इज ओपन, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, दिस इज ओपन, दिस इज ओपन। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और आपका एंड पॉइंट यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो ये आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ओपन बोला जाता है क्योंकि इसका क्लोज नहीं हुआ। और क्लोज की अगर बात करें तो क्लोज ट्रावर्स में सपोज यही पॉइंट था, यहाँ से स्टार्ट किया सर्वे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये पॉइंट पे गए, फिर इस पॉइंट पे गए,
ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इसको, ठीक है, इस तरीके से आपने सर्वे किया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज़ ABCD, दैट इज़ ABCD। ई भी ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ई भी बनाना चाहो तो ई बना दो, एक स्टेशन यहाँ बना दो, आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये आपका क्लोज ट्रावर्स हो जाता है, क्लोज ट्रावर्स, और ये हो जाएगा ओपन ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स। ठीक है, तो आपकी इसकी देखो, जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे मीट कर गए तो ये क्लोज ट्रावर्स हो गया, और जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पे नहीं मिले तो ओपन ट्रावर्स हो जाएगा। तो इसके फॉर्म में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ट्रावर्स इज क्लासिफाइड एज, ट्रावर्स इज क्लासिफाइड एज, ट्रावर्स इज क्लासिफाइड एज क्लोज ट्रावर्स या ओपन ट्रावर्स। तो दैट इज ओपन ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स, और दूसरा हो सकता है क्लोज ट्रावर्स, दैट इज क्लोज ट्रावर्स, क्लोज ट्रावर्स। तो ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, डायग्राम बना दिया, और इसकी डिफिनीशन मैंने कंपास सर्वे में क्लियर कर रखी है, इसलिए दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें दो बन सकते हैं क्लोज में, एक तो आपका बन सकता है लूप ट्रावर्स, लूप ट्रावर्स, और दूसरा बन सकता है लिंक ट्रावर्स, लिंक ट्रावर्स। तो ये दोनों बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो लिंक को जोड़ के जो ट्रावर्स बने वो आपका लिंक कहलाएगा, और जो लूप को जोड़ करके बने उसे लूप ट्रावर्स बोलते हैं। तो दोनों में अंतर रहता है। लिंक्स का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे इन लिंक को जोड़ के हम बनाएंगे तो इसे लिंक बोलते हैं, और एक लूप होता है, लूप का मतलब ये हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन से मूव कर रहे हो, जैसे एक ही डायरेक्शन से आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो या एक में आपने क्लॉकवाइज किया, तो उसे बोला जाता है लूप। तो एक ही डायरेक्शन में अगर आपका ट्रावर्स मूव करता है तो उससे क्लोज लूप या लूप बनता है। ठीक है, लूप बनता है। जैसे इसका एंटी क्लॉकवाइज आपने सर्वे किया तो ये आपका एक लूप बन गया। क्या बन गया? लूप बन गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट है मेजरमेंट इन ट्रावर्सिंग। नेक्स्ट हेडिंग बताऊं, मेजरमेंट इन ट्रावर्सिंग, इन ट्रावर्सिंग, मेजरमेंट इन ट्रावर्सिंग। तो हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट इन ट्रावर्सिंग के मेजरमेंट में। ठीक, चल, एक तो लीनियर मेजरमेंट हो सकता है, दो बातें निकल के आते हैं, एक तो लीनियर मेजरमेंट हो सकता है और एक आपका एंगुलर मेजरमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दिस इज लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, और यहाँ पे जो आएगा दिस इज द एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट, ठीक, एंगुलर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चेन और टेप, चेन या टेप की मदद से आप इसको मेजर कर सकते हो। दूसरा टैकोमेट्री कर सकते हो, यहाँ पे टैकोमेट्री। अगला टॉपिक है, मतलब जैसे कवर कर लेंगे, क्या कहते हैं, जैसे आपका थियोडोलाइट और लेवलिंग कंप्लीट हो जाएगा तब टैकोमेट्री पढ़ेंगे, तभी समझ में आता है। थर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेजरमेंट, EDMIs। ठीक है, ये आपका इक्विपमेंट्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म काम करती है। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। एंगुलर मेजरमेंट, इसमें कई मेथड्स आते हैं और सबको एक एक करके सेपरेट डील करेंगे। लूज निडल मेथड, लूज निडल मेथड, लूज निडल मेथड। नेक्स्ट है फास्ट निडल मेथड, फास्ट निडल, ये बहुत एग्जाम में पूछ लेता है, IAS में भी पूछा है और आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो लूज निडल मेथड और फास्ट निडल मेथड। नेक्स्ट है इंक्लूडेड एंगल मेथड, थर्ड निकल के आता है इंक्लूडेड एंगल मेथड। नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है इंक्लूडेड एंगल मेथड। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ इसी में आगे मैं लिख रहा हूँ, दैट इज फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है डायरेक्ट एंगल मेथड। डायरेक्ट एंगल का मेथड होता है, दैट इज डायरेक्ट एंगल
मेथड। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मिल गई। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेक्शन, दैट इज डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो डिफ्लेक्शन एंगल से भी हम लोग इसमें बता सकते हैं। तो एंगुलर मेजरमेंट करने के इतने तरीके हैं, एक तो लूज निडल मेथड से कर सकते हैं, फास्ट निडल से कर सकते हैं, अब इनका डिटेल में देखने वाले हैं। इंक्लूडेड एंगल मेथड से, मतलब इंक्लूडेड एंगल निकाल लो तो वहाँ से भी बता सकते हो, डायरेक्ट एंगल मेजरमेंट कर लो या डिफ्लेक्शन एंगल मेथड कर लो। तो सबके बारे में एक एक करके डील करते हैं। तो पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। चेन सर्वे करना है तो लीनियर मेजरमेंट अगर करना है तो चेन सर्वे है, टेप की मदद से, टैक्योमेट्री से भी कर सकते हैं। टैक्योमेट्री में हम लोग वहाँ पे डिस्टेंस वर्टिकल और एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस बताते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेजरमेंट आपका इक्विपमेंट होते हैं, उनसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट से बात करते हैं। तो आप इतनी सारी चीज़ों को नोट कर लो। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग फर्दर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करेंगे अब। चल, इतना टॉपिक क्लियर है ना? चल आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। चलो अब मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें लगभग आपकी तो क्लियर ही थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे हम लोग ये चैप्टर आपका जो हो जाएगा 5, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। दिस इज, यहाँ पे आप लिख सकते हो चैप्टर 5 है, या चैप्टर 5 लिख दो या यूनिट 5 लिख दो, चैप्टर 5। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करें। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है उसको हम लोग डील करते हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है ट्रावर्सिंग। पहले भी लिख चुके हैं, दोबारा फिर से मेंशन कर देते हैं। चलो पहला पॉइंट है कि ट्रावर्सिंग में जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। तो दैट इज अ ट्रावर्सिंग linear measurement equipment should be selected such that इस तरीके से उसको सेलेक्ट करो, selected such that the degree of accuracy is of the same order सेम ऑर्डर। ठीक है, चलो तो एक्यूरेसी वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो इन ट्रावर्सर में ऐसा आप कर सकते हो। तो एक्यूरेसी पे डिपेंड कर जाता है कि कौन सा इक्विपमेंट आपको चूज करना है। जैसे चेन से कर रहे हो तो हो सकता है एक्यूरेसी कम चाहिए हो, और टैक्योमेट्री से कर रहे हो तो हो सकता है आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है इफ वेरी प्रिसाइज इक्विपमेंट्स
equipments are used for angular measurement then equally precise equipment shall be used for linear measurement। तो दोनों की जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रिसीजन जो होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो यही कहना चाहता है कि वेरी प्रिसाइज इक्विपमेंट आर यूज फॉर एंगुलर मेजरमेंट देन इक्वली प्रिसाइज इक्विपमेंट शैल बी यूज फॉर लिनियर। ऐसा नहीं करना है कि एंगुलर मेजरमेंट करते समय आपने इक्विपमेंट तो बहुत अच्छा ले लिया बट आपने लिनियर मेजरमेंट करते समय बेकार ले लिया थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों का जो भी एक्यूरेसी या प्रिसाइज होना चाहिए दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर आपने टैकोमेट्री से किया तो उसी हिसाब से आपका कंपास भी होना चाहिए, अगर आपने चेन से किया तो उसी हिसाब से एक्यूरेसी का आपका एंगुलर मेजरमेंट होना चाहिए। तो दोनों हिसाब से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ट्रावर्स बनाना है तो दोनों चीज़ों को करेक्ट करके रखना है, एक में आपका एंगुलर और साथ में लीनियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इफ़ थर्ड पॉइंट है, इफ थीटा इज लीस्ट काउंट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, इफ थीटा इज लीस्ट काउंट if theta is least count of angular measurement ठीक है, लीनियर एंगुलर मेजरमेंट इक्विपमेंट then linear measurement equipment must have error of order। तो मान लिया कि आपने यहाँ पे थीटा इज अ लीस्ट काउंट है किसी भी एंगुलर मेजरमेंट का, तो वहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। ये फार्मूला आपका निकल के आ जाता है। L क्या है, लीनियर मेजरमेंट है, तो दैट इज एरर इक्वल टू डेल्टा L इन L डिस्टेंस, या इसको लीनियर मेजरमेंट बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, तो L लेंथ मेजर करने में अगर आपको इधर डेल्टा L की आती है, किसमें, लीनियर मेजरमेंट करने में, तो जो tan थीटा की वैल्यू होगी डेल्टा L अपॉन L आती है। तो ऐसे क्वेश्चन इस एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें, फिर आगे जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बात करते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1, इफ लीस्ट काउंट ऑफ कंपास इज 30 मिनट। कोई भी कंपास हो सकता है, हालांकि प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट 15 मिनट था, बट ये दूसरा कंपास हो सकता है। इफ लीस्ट काउंट ऑफ अ कंपास इज 30 मिनट, कितना है, 30 मिनट। डिटरमिन
डिटरमिन ऑर्डर ऑफ error in linear measurement okay, linear measurement या error in linear measurement कॉमा ऑर्डर ऑफ error in linear measurement, या इसको और भी लिख सकते हैं, इसको चेंज करके लिखो। दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं एरर परमिसिबल लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ एरर परमिसिबल, कितना परमिसिबल हो सकता है, परमिसिबल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। परमिसिबल इन लीनियर मेजरमेंट इक्विपमेंट used in कंपास सर्वे। ठीक है, तो कंपास सर्वे में आपका सपोज दैट आपका लिस्ट काउंट आपको पता था, ठीक, वहाँ से आपने मेजरमेंट किया मान लिया, और लीनियर मेजरमेंट भी साथ में कर रहे हो, तो वहाँ से हम ये देखेंगे कि कितना एरर हम अलाउ कर सकते हैं लीनियर मेजरमेंट में, ये बात ये कहना चाहता है। ठीक, तो अगर मैं मान लेता हूँ लेटस कि आपके पास जो लेंथ है L बराबर, मैं मान लेता हूँ सपोज दैट इफ़ L बराबर 1 मीटर, अगर 1 मीटर की लेंथ मान के चलते जिसका मेजरमेंट करना आसान है समझने के लिए इसलिए ले रहा हूँ, तो tan थीटा इजकल टू आप लिख सकते हो डेल्टा L, इसको थोड़ा सा लाइन यहाँ पे खींच दो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। डेल्टा L इजकल टू tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपान L, इस तरीके से आपका ये फार्मूला होता है। tan दैट इज tan अगर मैं रखूँ tan 30 मिनट इजकल टू डेल्टा L अपान L, L की वैल्यू 1 मीटर है तो 1 मीटर इंटू tan 30 डिग्री इजकल टू डेल्टा L। ठीक, तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो आपका जो भी निकल के वैल्यूज़ आती हैं, इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये वैल्यू जो आपकी निकल के आती है दैट इज़ 8.7 mm करके निकल के आती है, तो दैट इज़ डेल्टा L जो निकल के आता है वो 8.73 mm निकल के आता है। ठीक है, चल, तो इसे अलाउबल या इसे परमिसिबल एरर बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अलाउबल, इतना हम अलाउ कर सकते हैं, अलाउबल और परमिसिबल एरर इन लीनियर मेजरमेंट, तो लीनियर मेजरमेंट में आप इसको अलाउ कर सकते हो। दैट्स क्लियर। चल, तो इस तरीके से हम सारी बातों को डील करते हैं। तो इतना हम अलाउ कर देंगे कि अगर हमने कोई सपोज दैट कोई लेंथ मानी 1 मीटर मेजर करना था तो उसमें से इतना अगर एरर आती तो कोई दिक्कत नहीं, इतना अलाउ हम कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट अगर आपका थियोडोलाइट है, ये तो आपका कंपास था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, फॉर अ थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 20 मिनट होता है। कितना होता है? 20 मिनट। मतलब ये आपका और कम जो है लीस्ट काउंट कम मेज़र कर सकता है। 20 सेकेंड होता है। 2 सिंबल अगर बनाया तो सेकेंड का सिंबल होता है, और एक डैश अगर बनाया तो वो मिनट का सिंबल होता है। तो इसका मतलब जो थियोडोलाइट होता है ना वो बहुत कम वैल्यू मेज़र करता है। उसके जो ग्रेजुएशंस बने होते हैं ना होल सर्कल बियरिंग, तो जो उसके ऊपर वर्नियर स्केल होता है तो उसके खाने बहुत छोटे छोटे होते हैं। इस वजह से इसका लीस्ट काउंट भी क्या निकल के आता है? बहुत कम निकल के आता है। और वर्नियर जब पढ़ाया था तब आपको बताया भी था। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा थियोडोलाइट के लिए इतना है। अगर यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे L बराबर मान लिया सपोज दैट 1 मीटर है, L बराबर मान लिया 1 मीटर है, तो नहीं निकाल सकते। तो tan आप कैलकुलेटर आपके पास होगा, पुट कर सकते हो, दैट इज़ डेल्टा L अपान L। जब सॉल्व करते हैं तो ना L की जगह पे यहाँ पे हम लोग 1 मीटर रखेंगे या 1000 mm। भाई 1 मीटर को और क्या लिख सकते हो? 1000 mm भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो जो आपकी वैल्यूज़ निकल के आती हैं वो बहुत कम निकल के आती हैं। तो डेल्टा L जो निकल के आता है, एरर निकल के आता है, दैट इज़ 0.096 mm, बहुत कम निकल के आया। मतलब हमें जो एरर है ना, इसका मतलब है थियोडोलाइट से जब आप सर्वे करोगे, एंगुलर मेजरमेंट लोगे तो उसमें एरर बहुत कम आएगी, और कंपास से करोगे तो उसमें एरर्स आपकी ज़्यादा निकल के आती हैं। तो परमिसिबल एरर फॉर
1 मीटर, तो परमिसिबल एरर फॉर 1 मीटर, तो 1 मीटर के लिए आपका इतना निकल गया। ऐसे आप 10,000 मीटर ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसको नोट कर लो। एक पॉइंट नोट करके लिख लो, एंगुलर मेजरमेंट या एंगुलर मेजरिंग इक्विपमेंट्स आर मोर एक्यूरेट। यहाँ पे नोट करो, जो एंगुलर इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। एंगुलर मेजरिंग इक्विपमेंट्स आर मोर एक्यूरेट than linear measuring equipments. तो इस चीज़ की जानकारी दे दी, मतलब जो एंगुलर मेजरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं देन द लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। तो ऐसे ये बनाए जाते हैं ताकि इनकी चीज़ें ऐसी ही निकल के आ जाए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। फिर हम लोग जो है एंगुलर मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। चेन के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंगुलर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके मेथड्स लिखवाए गए थे उनके बारे में, जो आपको बताया था फास्ट निडल, स्लो निडल, ठीक है, लूज निडल मेथड और डायरेक्ट एंगल इंक्लूडेड, उन सब के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आराम से आप निकाल सकते हो, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे, एंगुलर मेजरमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलो जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि ये नोट्स आपको सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ऐसा किसी का भी लिस्ट काउंट पता हो तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा आज से कि जो थियोडोलाइट होता है ना, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 20 सेकेंड, मतलब बहुत कम वैल्यू मेजर कर सकता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेता है, हर इक्विपमेंट का लिस्ट काउंट जरूर पूछ लेता है। तो ये जानकारी मैं आपको दे दिया। जैसे वर्नियर स्केल में याद करो, वर्नियर स्केल में हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस ही तो मेज़र करते थे। तो वहाँ पे इधर कितना निकल के आया था, याद करो 0.02 mm तक मेज़र कर लेता है। तो 0.02 mm तक या 0.1 तक शायद ऐसा था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी निकल के आ रहा है। तो 0.02 देखो, 0.02 तक मेज़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली क्या है, थियोडोलाइट पे जो होता है वो आपका वर्नियर स्केल होता है। तो वहाँ पे भी हम लोग लीनियर मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था कि 0.02 mm तक मेजर कर सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 0.02 तक मेजर कर सकता है। 0.0 समथिंग है ना, तो 0.0 के बाद में भी मेजर ये कर सकता है। क्यों कर पाया, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कितना था, 20 सेकेंड। वही है क्योंकि इस पे ऊपर वर्नियर स्केल यूज़ होता है, इस वजह से ऐसा कर पाते हैं। तो ऐसा ही पढ़ोगे तो आपको सारे डेटा याद हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं ये भी आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, दैट इज़ एंगुलर मेजरमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज़ एंगुलर मेजरमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग होगी आपकी दैट इज़ एंगुलर मेजरमेंट। तो दैट इज़ एंगुलर मेजरमेंट,
मेजरमेंट, दिस इज एंगुलर मेजरमेंट। पहला है लूज निडल मेथड, फर्स्ट मेथड अभी डील कर चुका हूँ। तो फर्स्ट नंबर का जो मेथड है दिस इज लूज निडल मेथड, दिस इज लूज, दैट इज लूज निडल मेथड, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। या फ्री निडल मेथड, फ्री निडल मेथड। अभी तक इस पे जो है ना क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आईएएस वगैरह में, थ्योरेटिकल पॉइंट्स बन जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो तो इसको डील करते हैं। चल सबसे पहले इन दिस मेथड क्या निकल के आता है? इन दिस मेथड वी डिटरमिन, हम निकालते हैं, वी डिटरमिन मैग्नेटिक बियरिंग, क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक बियरिंग एंड सर्वे लाइन, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन, जो भी हमारी सर्वे की लाइन है, सर्वे लाइन, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन एट ईच एंड एवरी स्टेशन, एट ईच एंड एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पे क्या करते हैं हम लोग हैं, उसकी जो है मैग्नेटिक बियरिंग बात करते हैं, किसकी? मैग्नेटिक, इसलिए इसका नाम पड़ गया लूज। मैग्नेट के कारण ये डिफ्लेक्ट होती रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लूज, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट कि कहीं पे भी एंगल मेज़र करते हैं, एग्जांपल डायग्राम बना लो, ये है, आपने सपोज दैट यहाँ से मेज़रमेंट किया इस साइड में, फिर आपका इधर गए इस तरीके से, ठीक है। या इसका जो मेज़रमेंट आपने किया, स्ट्रेट लाइन नहीं बनना है एकदम से, ठीक है। तो जैसे ये आपने मेज़र किया, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक बेयरिंग, ये आपने मेज़र किया, ये पॉइंट ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये सी हो सकता है, ये डी हो सकता है, ठीक है। 4 बियरिंग आपने की, ये भी मैग्नेटिक बेयरिंग होगी। इस पॉइंट से आपने ये मेज़र किया, ये भी मैग्नेटिक बेयरिंग हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपने इस पॉइंट से आपने ये मेज़र किया, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक बेयरिंग। तो हर स्टेशन पे अगर जो मेज़र करोगे तो दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक बेयरिंग। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट मेंशन करो, फास्ट नीडल मेथड। नेक्स्ट निकल के आता है दैट इज़ फास्ट नीडल मेथड, उसके बारे में डील करते हैं। सेकेंड इज़ फास्ट नीडल मेथड। तो फास्ट नीडल मेथड के बारे में बात हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन है फास्ट नीडल मेथड के बारे में। तो सबसे पहले इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, उनको मेंशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फास्ट नीडल मेथड में क्या आता है? इन दिस मेथड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ एनी वन सर्वे लाइन, मैग्नेटिक bearing of any one survey line is measured, any survey line is measured, क्या करते हैं? measured करते हैं, measured and which is generally fast and which is generally first traverse line and which is generally first traverse line, which is generally first traverse line, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं and included angles measured at all the other station। दूसरा पॉइंट है and included angles measured
measured at all the other station. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल्स मेजर्ड एट ऑल द अदर स्टेशन। आपको क्या करना है कि जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, डायग्राम बना दूंगा तो बेटर समझ में आएगा। एक स्टेशन का आपको मैग्नेटिक बेरिंग पता करना है और जो अदर स्टेशन हैं वहाँ पे आपको इंक्लूड निकालना है। तो देखो ये पॉइंट है, सपोज दैट मैं इसका डायग्राम यहीं पे बना रहा हूँ, दैट इज सपोज दैट ये पॉइंट है ए, ठीक, या थोड़ा और नीचे बनाओ, ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक पॉइंट आप गए यहाँ पे, दैट इज बी पॉइंट है ए, तो दिस इज ए। तो यहाँ पे आप तो मैग्नेटिक बेरिंग पता कर लो, ठीक, लेकिन जो अगले एंगल्स हैं, जैसे यहाँ से आपने सपोज दैट ये लाइन पे आए, फिर आप यहाँ पे आए, फिर आपको यहाँ जाना है, ठीक है, ये सारे पॉइंट बना दे रहा हूँ, ए बी, दैट इज़ बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अदर्स पॉइंट्स हैं उनके इंक्लूडेड एंगल आपको पता होना चाहिए, एंड इंक्लूडेड एंगल्स मेजर्ड एट ऑल अदर स्टेशन। तो अदर जो स्टेशन हैं उनके आपको क्या पता होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब है इंक्लूडेड एंगल आपका ये हो जाएगा, इसका मतलब इंक्लूडेड एंगल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था क्लॉकवाइज आपको मेज़र करना है, आपका नेक्स्ट इंक्लूडेड एंगल आपका ये वाला हो जाएगा। तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे ही सिर्फ दिस इज़ फर्स्ट ट्रावर्स लाइन। तो जब फर्स्ट ट्रावर्स लाइन होगा ये पॉइंट, यहाँ से आप मैग्नेटिक बेरिंग, बाकी सब का इंक्लूडेड एंगल, तो दिस इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो ये मेथड आपका होता है फास्ट नीडल मेथड, ठीक है, तो इससे जल्दी हो जाता है, इस वजह से इसको बोला जाता है। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंक्लूडेड एंगल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को डील करने वाले हैं, इसको आप बना लो, उसके बाद में हम बढ़ते हैं। तो अगर स्लो आपको काम करना है, लूज नीडल मेथड है, उसमें हर जगह आपको बेयरिंग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ये मैग्नेटिक बेरिंग पता हो, बाकी सब का आपको जो भी मेजरमेंट करना है वो आपको इंक्लूडेड एंगल करना होगा। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, चल। तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ें, चल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, दैट इज रिलेटेड विथ जो अगला मेथड है वो इंक्लूडेड एंगल मेथड है। कौन सा मेथड है? थर्ड मेथड इज इंक्लूडेड एंगल मेथड। इसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल मेथड, ठीक है। चल, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है दैट इज़ ये मोर एक्यूरेट होता है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, इट इज़ मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा सही होता है, इसमें एक्यूरेसी काम की हमारी ज़्यादा निकल के आ जाती है, ठीक है। इन दिस मेथड magnetic bearing of any one line, magnetic bearing of any one line
किसी एक लाइन का आपको क्या निकाल लेना, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ एनी वन लाइन विच इज जनरली फर्स्ट ट्रावर्स, which is generally first traverse line which is generally first traverse line होता है, क्या होता है, फर्स्ट ट्रावर्स लाइन, ठीक है। एंड इंक्लूडेड angles are measured at all the stations, ठीक है। तो ये जानकारी आपको मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनी वन लाइन इज मेजर्ड एंड द, किसी भी लाइन को कर सकते हो, जनरली तो फर्स्ट लेते हैं, लेकिन जो इंक्लूडेड एंगल मेथड होता है यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन को ही कंसिडर करते हैं। अब जो इंक्लूडेड एंगल मेथड है और जो फास्ट नीडल मेथड था, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल स्टेशंस लिख लिया। चलो नेक्स्ट है, दिस मेथड इज़ मोर एक्यूरेट, दिस पहले लिख चुके हैं, दिस मेथड इज़ मोर एक्यूरेट, यह मेथड बहुत एक्यूरेट होता है, किसके कंपैरिजन में, जो पिछले दो मेथड पढ़े, मोर एक्यूरेट देन प्रीवियस टू मेथड्स, ठीक है। कौन कौन से, एक तो लूज नीडल मेथड और एक आपका हो जाएगा दैट इज फास्ट नीडल मेथड। तो इनसे अच्छा होता है ये वाला इंक्लूडेड एंगल मेथड, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करते हैं हर जगह पे। देखो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, जैसे ये स्टेशन है, यहाँ मेज़र किया, इधर से फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इस तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक। तो सपोज दैट आपने यहाँ पे एक की तो मैग्नेटिक बेयरिंग कर ली, और यहाँ पे भी आपको जो है ना इंक्लूडेड एंगल पता होना चाहिए। तो दिस इज़ द इंक्लूडेड एंगल, सॉरी ये पहले यहाँ पे लिख लो, दैट इज़ यहाँ पे आपको इंक्लूडेड एंगल ये, दिस इज़ यहाँ पे भी बना देते हैं, दिस इज़ इंक्लूडेड एंगल, दिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड एंगल, ए बी सी, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ द डी और दिस इज़ द ए, ठीक। चल, और यहाँ पे भी इंक्लूडेड एंगल आप निकाल सकते हो, दैट इज़ यहाँ से जो मेज़र करोगे दिस इज़ इंक्लूडेड एंगल, तो दिस इज़ कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दिस इज़ इंक्लूडेड एंगल, दिस इज़ इंक्लूडेड एंगल, दिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। प्रीवियस लाइन और नेक्स्ट लाइन के बीच का एंगल क्या कहलाता है, इंक्लूडेड एंगल। अब क्लॉकवाइज हमेशा लेना होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये एंगल जो अंदर का होता है इसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। ध्यान रखिएगा, इंक्लूडेड एंगल एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ की जानकारी मैंने आपको दे दी। इंक्लूडेड एंगल आपका एक्सटर्नल बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रावर्स कैसा है, ठीक है। चल, आपकी ट्रावर्स क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, वो सब सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट मेथड पे आ जाओ, फोर्थ वन। 5 मेथड थे ना, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, डायरेक्ट स्टेप मेथड, डायरेक्ट एंगल मेथड। फोर्थ वन इज डायरेक्ट एंगल मेथड। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट एंगल ही मेजर कर लेते हैं, नाम में लिखा है डायरेक्ट एंगल मेथड। तो इसमें हम लोग जो भी बातें करते हैं वो डायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, डायरेक्ट एंगल मेथड। इन दिस मेथड direct angles that is angles toward the right, that is angles towards right साइड में जो भी एंगल मेजर करते हो, राइट आर मेजर्ड, राइट साइड दैट इज राइट आर मेजर्ड। ये जानकारी आपको मिल गई। इट इज़ यूज फॉर ओपन ट्रावर्स, ये ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है किसके लिए किया जाता है, ओपन ट्रावर्स के लिए। किसके लिए, इट इज़ जनरली
it is used for, it is generally used for open towers, ओपन ट्रावर्स। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। देखो एक चीज़ और ख़ास बात है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर आपने मेज़र करना शुरू किया, इस मेथड का फ़ायदा क्या था, पिछले वाले मेथड की बात कर रहा हूँ। इसका एक फ़ायदा ये था, अगर आपने इसको मैग्नेटिक बेरिंग पता है, इससे ये वाला इंक्लूडेड एंगल पता किया, इससे ये वाला इंक्लूडेड एंगल पता है, सॉरी यह मैग्नेटिक बेरिंग आपके पास है, यहाँ पे आपने इंक्लूडेड एंगल पता किया तो अगली बेरिंग पता चल जाएगी, फिर अगली बेरिंग से आपने इंक्लूडेड एंगल पता कर लिया, फिर ये इंक्लूडेड एंगल, लास्ट वाला क्रॉस चेक कर सकते हो। तो लास्ट वाला आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर ये एंगल आपका सही नहीं आ रहा होगा तो आप गलती यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जो इंक्लूडेड एंगल मेथड होता है उसमें क्रॉस चेक किया जा सकता है। ठीक है, चलो देखो, जनरल केस ओपन ट्रावर्स डायरेक्ट एंगल मेथड का जो हो सकता है, दिस इज़, अगर मैं बात करूँ कहीं पे ट्रावर्स बना रहा हूँ, दिस इज सपोज दैट ये ट्रावर्स है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, कुछ इस तरीके से मेजरमेंट है, तो ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ओपन ट्रावर्स, दिस इज कॉल्ड ओपन ट्रावर्स। तो इस तरीके से आप मेज़र करते हो। तो यहाँ पे आपने सपोज दैट मैग्नेटिक बेरिंग आपने मेज़र कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे आपने एंगल मेज़र कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एंगल पता चल जाएगा। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी एंगल हैं वो मेज़र करते चले जाओ। तो इस तरीके से डायरेक्ट एंगल हम लोग ओपन ट्रावर्स के लिए यूज करते हैं। तो ये तरीका आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सारी बातें बता दी। एक लास्ट मेथड और बचता है, उसको देख लेते हैं। चलो ये तो नोट डाउन हो गया ना। पांचवा मेथड देख लेते हैं इसी पे ही। दैट इज आगे बढ़ें। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, नेक्स्ट जो मेथड आपका निकल के आ रहा है, दैट इज़ ये आपका है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो यहीं पे मेंशन कर देता हूँ नेक्स्ट मेथड को भी, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। पांचवा मेथड जो है डिफ्लेक्शन एंगल। देखिए इसके नाम ही इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन बना के दे देगा, और ये नाम अगर आपको पता नहीं होगा तब भी ऑप्शन नहीं कर पाओगे। तो आपको नाम की जानकारी होनी चाहिए। इनके डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही कह देगा कि अगर आपको कहीं पे ओपन ट्रावर्स है तो बताओ कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा। तो डायरेक्ट एंगल मेथड जो होगा वो सबसे सही मेथड निकल के आ जाता है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ वन इज डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। ठीक है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आता है, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ओपन ट्रावर्स। ओपन ट्रावर्स ये भी जो है ओपन ट्रावर्स के लिए सबसे बेटर रहता है। बट फॉर दोज ट्रावर्स, बट फॉर दोज ट्रावर्स, बट फॉर दो ट्रावर्स in which value of deflection angle, value of deflection angle, value of deflection angle is small. The value of deflection angle is small. ये उस मेथड के लिए सूटेबल, मतलब ये जो मेथड है वो वहाँ पे जहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल आपका बहुत कम आता है वहीं पे सूटेबल होता है। तो डिफ्लेक्शन एंगल ऐसा ना हो 180 आ रहा है 120 आ रहा है तब सूटेबल है। एंगल मतलब कम रेंज होनी चाहिए, 20 30 40 ऐसे ही करना हो चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं। इन विच डिफ्लेक्शन एंगल इज स्मॉल। एग्जाम्पल पाइपलाइन, सीवर लाइन, कैनाल्स। तो यहाँ पे अगर सर्वे करना होता है, एग्जाम्पल्स पाइपलाइन, दैट इज पाइपलाइन, पाइपलाइन एग्जाम्पल है पाइपलाइन, सीवर लाइन
और जो कैनाल्स होता है उसके लिए इसका सर्वे किया जाता है। देख सकते हो ना, ऐसा तो होता नहीं है कभी सीवर जा रहा है और सीवर घूम के ऐसे आ जाएगा। सीवर जो भी जाता है थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होता है, ऐसे करके ऐसे करके। कैनाल भी जो बनी जाती है वो भी ऐसे जाती है, कहीं ऐसे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, फिर ऐसे, तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो सर्वे करोगे तो उसके लिए ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ये वाले डायग्राम को। ठीक है, ये डायग्राम मैं रफ कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। डिफ्लेक्शन एंगल को दिखाना है, इसलिए डायग्राम थोड़ा सा एक ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं हम लोग है, दैट इज डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, एग्जाम्पल डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, एंगल मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड की। तो सपोज दैट कि आपका यहाँ से मैग्नेटिक बेयरिंग आपने मेज़र करना शुरू किया, तो दिस इज़ मैग्नेटिक बेयरिंग, दिस इज़ मैग्नेटिक बेयरिंग, पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया सपोज दैट। ठीक, फिर आप क्या गए, यहाँ पे गए, इस पॉइंट से आपका इधर मेजरमेंट है, तो ये जो एंगल निकल के आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड डिफ्लेक्शन, दिस इज़ बी पॉइंट। ठीक है, चलो उसके बाद में तो इसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन एट आर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर इधर चला गया तो इसको आगे बढ़ा दूँ, ये भी क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिफ्लेक्शन, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्लेक्शन, दिस इज़ डिफ्लेक्शन एल। फिर से आगे आपका राइट लेफ्ट करके लिख रहे हैं, तो ये आपका राइट साइड में है। फिर आगे आप बढ़ोगे, यहाँ पे आ जाओ इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस साइड में जा रहा है, फिर से ट्रैवल, तो फिर से राइट आ जाएगा, तो दिस इज़ डेल्टा आर। तो यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन जो भी निकल के आ रहा है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो जो डेल्टा आर यहाँ पे डेल आर करके लिखा है, ये डिफ्लेक्शन टुवार्ड्स राइट है, टुवार्ड्स राइट है। और जो आपका ये डेल एल है टुवार्ड्स किधर है, लेफ्ट है। तो इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सारी बातें हमने कर ली, बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट आ जाओ, अगला टॉपिक डील करते हैं, एंगल ऑफ मिसक्लोजर। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये तो टॉपिक आपका था जिसको मैंने यहाँ पे डील किया। अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, आगे जो हम आज बात करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी पहले आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर बात करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, मैक्सिमम आपके 2 लेक्चर बनेंगे और लगभग 3.5 घंटे में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 4 घंटे लग जाएंगे न्यूमेरिकल के साथ साथ, तो 4 घंटे में अपना छोटा सा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे, लेवलिंग पे। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। लेवलिंग कंप्लीट होने के बाद में सर्वे के जो भी टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे हैं। ठीक है, सारे टॉपिक आपके 3-3, 4-4 घंटे के बचेंगे, तो वो आसानी से हम लोग वहाँ पे डील आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये हो जाता है आपका डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आप बात करते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ मिसक्लोजर की बात करते हैं। एंगल ऑफ मिसक्लोजर, चलो नेक्स्ट हेडिंग बना दो, एंगल ऑफ मिसक्लोजर।
एंगल ऑफ मिसक्लोजर, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए। दैट इज नेक्स्ट हेडिंग बना दो, एंगल ऑफ मिसक्लोजर, एंगल ऑफ मिसक्लोजर, एंगल ऑफ मिसक्लोजर, इसके बारे में बात करते हैं। शॉर्ट में लिखना है AOM, एंगल ऑफ मिसक्लोजर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे डील करते हैं। इसका जो एंगल ऑफ मिसक्लोजर की जो एरर निकल के आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज, या ऐसा इसमें कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू K टाइम स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N, ठीक। ये जो E है, दिस इज परमिसिबल लिमिट ऑफ एंगल ऑफ मेजरमेंट, तो दिस इज वेयर इज, दैट इज परमिसिबल लिमिट ऑफ, permissible, that is permissible, that is permissible, permissible limit of angle of misclosure AMO, ठीक है, that is AOM, सॉरी, एंगल ऑफ misclosure। तो ये वैल्यू निकल के आती है, डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लेगा फार्मूला बना के, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। n जो है नंबर ऑफ साइड्स है, कैपिटल N इज, जो कैपिटल N है, नंबर ऑफ साइड्स, या दिस इज नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, या नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स इन लूप, जो भी लूप आपका बना है इन लूप, तो जो क्लोज लूप बनते हैं उनमें ऐसी बात करेंगे, या तो नंबर ऑफ एंगल्स के बराबर हो गया, नंबर ऑफ साइड्स के बराबर, दोनों बातों का मतलब सेम है, ठीक, ओके। और जो परमिसिबल लिमिट होगी वो डिग्री में होगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परमिसिबल लिमिट इन डिग्री, किसमें होगी, डिग्री में, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये डिग्री में बात करते हैं, इन डिग्री, क्लियर है। परमिसिबल लिमिट आपको किस में रखना है, डिग्री में रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ की जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी। जो K है ना, वो K डिपेंड्स अपॉन, K डिपेंड्स अपॉन कौन कौन से पैरामीटर, जिस पे ये K आपका एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। पहला K इज डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, दूसरा पॉइंट है ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड करता है, जिस इक्विपमेंट से आप मेजर कर रहे हो तो लीस्ट काउंट पे, और तीसरा डिपेंड करता है डिजायर्ड एक्यूरेसी पे, डिजायर्ड एक्यूरेसी, किस पे बात करते हैं, डिजायर्ड एक्यूरेसी पे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में, इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या निकल के आता है उसके डील करते हैं। इन लूप ट्रावर्स, इन लूप ट्रावर्स द डिफरेंस बिटवीन actual sum of measured angle, actual sum of measured angles and theoretical sum is called angle of misclosure, एंगल ऑफ मिसक्लोजर उसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ मिसक्लोजर। नेक्स्ट है इट्स परमिसिबल लिमिट इज, its permissible limit is A that is directly proportional to n. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, पहले भी बात हो चुकी है,
नंबर ऑफ साइड्स इसकी ज़रूरत ही नहीं है, सारा लिखा चुका हूँ। के इज कांस्टेंट हुज वैल्यू इज डिपेंड अपॉन समथिंग करके, ये सारी बातें तो डील कर चुके हैं। जनरली जो ऑर्डिनरी आपका थियोडोलाइट होता है सर्वे का, उसका के का वैल्यू जनरली ऑर्डिनरी थियोडोलाइट सर्वे इसका जो के का वैल्यू, क्योंकि लिस्ट काउंट पे डिपेंड करता है इसलिए 20 सेकेंड इसका जो रख सकते हो। देखो ना इसका एक फैक्टर क्या है, लिस्ट काउंट भी है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा है ना, इसको ध्यान देना, ये पॉइंट वही है जो मैं आपको बताता आ रहा था। जैसे थ्योरेटिकल में आपको एंगल बताए थे, थ्योरेटिकल एंगल्स, थ्योरेटिकल इंटीरियर एंगल्स सम बताया था कि नहीं? तो ये फार्मूला नहीं बताया था, 2n-4 × 90, ये थ्योरेटिकल सम हो जाएगा। और जो ऑब्जर्व करके लेके आओगे दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको बता देगा कि कितना एरर है। तो ये फार्मूला याद रखना है। ये इंटीरियर का है, इंटीरियर यहाँ पे भी यूज होगा, आपको एग्जाम में पूछ लेगा। और एक्सटीरियर, अगर आपको एक्सटीरियर सम पूछना है एंगल्स का, एक्सटीरियर सम ऑफ एंगल्स, ये जो बराबर होगा दिस इज 2n+4, दैट इज आपका, ये डिग्री में है, दैट इज 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, कई बार n+2 करके 180 भी कर देता है और कई बार आपको n-2 करके 180 कर दे, दो कॉमन ले लो 180 ही आ जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर इनका सम आपने निकाला, ये है थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। इसका समेशन सपोज दैट 540 आए 5 साइड के लिए, क्लियर है। और आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू वो हो सकता है 542 आ जाए। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको करा रखा है, जब कंपास सर्वे पढ़ा रहे थे तो वहाँ एक क्वेश्चन करवाया था, तो वहाँ पे ऑब्जर्व एंगल का समेशन बताया था और जो थ्योरेटिकल एंगल आया था उसका समेशन बताया था। तो एक का 542 डिग्री 30 मिनट आया था और यहाँ पे 540 इसका थ्योरेटिकल वैल्यू आएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो एरर और करेक्शन आप बता सकते हो। तो वही चीज़ ये कहना चाहता कि आप वहाँ से निकाल सकते हो। ये दोनों फार्मूले आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं तो बिल्कुल मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ लो। तो एंगल ऑफ मिस क्लोजर आपको समझ में आ गया होगा कि कितना वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो दिस इज द एंगल ऑफ मिस क्लोजर। तो किसी भी क्लोज, ये मिस क्लोजर का मतलब समझो, मिस क्लोजर का मतलब है मिस मैच। थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ और आ रही है, ऑब्जर्व वैल्यू कुछ और आ रही है, तो दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो वही चीज़, एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल सपोज दैट कि आपके पास में, एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, एक ट्रावर्स है, सपोज दैट ये ट्रावर्स है, इधर गया, इधर से फिर इधर से इधर, यहाँ से आपने इधर, एक साइड दो साइड, फिर आपने हो सकता है कि आप यहाँ पे लेके आ गए, फिर आप यहाँ पे ले, A B C D E, ठीक है। तो 5 साइड्स हैं, तो कैपिटल N की जो वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल N यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जो सपोज दैट एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि एंगल ऑफ मिस क्लोजर कैसे निकलता है। अगर आप देखोगे एंगल ऑफ जो मिस क्लोजर आपका निकल के आएगा, उसकी इधर की बात तो नहीं कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालना है। एन तो आप निकाल लोगे, नंबर ऑफ साइड्स कितना है तो 5 है, 5 वहाँ पुट कर दोगे। के एक वैल्यू है जो कि आपकी लिस्ट काउंट होगी, जैसे सपोज दैट आपने थियोडोलाइट से किया तो थियोडोलाइट से इसकी वैल्यू 20 सेकेंड हो जाएगी। लेकिन सपोज दैट आपने मान लिया कंपास से किया तो कंपास में उसका लिस्ट काउंट हो सकता है 15 मिनट हो। तो आपको यहाँ पे वैल्यू उसको किस में पुट करना है, मिनट में, डिग्री में, सेकेंड में, जैसे वैल्यू हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो मैं मिस क्लोजर की बात करना चाह रहा था। तो मिस एंगल ऑफ जो मिस क्लोजर है, दैट इज सपोज दैट जो थ्योरेटिकल सम आएगा, देख सकते हो एस थ्योरेटिकल मैं लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 2n 5 - 4 × 90, 540 आ गया। और सपोज दैट आपने ऑब्जर्व करके जो रीडिंग लगाई, ऑब्जर्व रीडिंग, उसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, हो सकता है इसका समेशन 542 डिग्री आ जाए। तो अगर आपको एंगल ऑफ मिस क्लोजर निकालना है तो आप निकाल सकते हो दोनों का डिफरेंस। तो सपोज दैट 542 डिग्री माइनस 540 डिग्री, तो एंगल ऑफ मिस क्लोजर जो है 2 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ मिस क्लोजर। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म, और बाकी आप इसको निकालना जानते हो। तो के ज़्यादातर यहाँ पे देखिए फैक्टर तो बहुत है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लिस्ट काउंट, एग्जाम में आपको कुछ भी दे सकता है, वो ज़्यादातर लिस्ट काउंट मिलेगा। तो जैसे सपोज दैट आपका मान लिया प्रिज्मेटिक कंपास होता, मान लिया के इजकल टू दैट इज़ 15 मिनट फॉर प्रिज्मेटिक कंपास, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो जैसा काम हो वैसा काम करेंगे हम लोग, ठीक। आगे बढ़े फिर,
है ना। थोड़ा सा और टॉपिक है, उसको डील करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी बातें करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे लेक्चर की, तो उसको थोड़ा समझना जरूरी है और बड़ा ही सिंपल है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। साथ में सर्वे को रिवाइज भी करते रहो। चलो नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं हम लोग हैं। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आसान है ये टॉपिक, ऐसा कुछ सिंपल है क्योंकि आपने सब कुछ तो पढ़ रखा है, लीनियर मेजरमेंट भी पढ़ रखा है, ठीक है। इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो दैट इज़ कैपिटल L एंड कैपिटल D, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। ज़्यादातर हम इसको जो है क्वाड्रेंट बेयरिंग में समझेंगे इसको, सारी चीज़ों को। देखिए लैटिट्यूड डिफिनीशन नहीं लिखने की कोई ज़रूरत है, खासकर इसकी सिर्फ आपको हम यहाँ पे फोकस करेंगे। लिखने को तो लिख सकते हैं, एक मिनट से इसकी डिफिनीशन भी मैं मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा। इसकी डिफिनीशन के फॉर्म में अगर कुछ मेंशन करना हो, हाँ पहले मेंशन कर देते हैं डिफिनीशन को, फिर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डिफिनीशन को यहाँ पे मेजर मतलब लिख देते हैं। तो पहले हेडिंग डाल दो लैटिट्यूड। तो पहले हेडिंग बनाओ लैटिट्यूड, ठीक है। चलो दैट इज़ डबल T है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दैट इज़ लैटिट्यूड, सही है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ लैटिट्यूड। यहाँ पे सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो डिस्कशन का है दैट इज़ लैटिट्यूड, ठीक है। तो दैट इज़ डबल ही था, सॉरी, दिस इज़ लैटिट्यूड। तो ये है स्पेलिंग। पहले हेडिंग बनाओ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो पढ़ा चुका हूँ पहले भी, लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड का मतलब जो लेटे हुए हों, इनको जैसे कोई भी साइड्स है उसके परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक उसका हॉरिजॉन्टल आएगा कंपोनेंट। तो ऑर्थोग्राफिक इसको लिखते हैं, इट इज़ ऑर्थोग्राफिक, इट इज़ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन on north south axis, on north south axis। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी उसका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। जैसे ये लाइन है, इसका प्रोजेक्शन एक तो इधर हो सकता है, एक तो इधर हो सकता है, ठीक है। ये लाइन है, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका देखिए ये लाइन है, ये इंक्लाइंड लाइन है, इसका प्रोजेक्शन एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है। तो जो नॉर्थ में जाओगे और एक साउथ में जाओगे, इसे बोलेंगे आपका लैटिट्यूड, और जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा उसे बोलेंगे आपको डिपार्चर। तो इसी को मैं बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव को टेकन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। पॉजिटिव नॉर्थ, अगर आपका नॉर्थ साइड में लैटिट्यूड आ रहा है तो लैटिट्यूड ऑन नॉर्थ साइड टेकन एज पॉजिटिव। कैसा लेना है? पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, टेकन एज पॉजिटिव। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट, लैटिट्यूड
ऑन साउथ साइड टेकन, साउथ साइड बोल दो, साउथ डायरेक्शन बोल दो, नॉर्थ साइड या नॉर्थ, इसको आर करके डायरेक्शन भी कर देना, क्या कर देना, डायरेक्शन, साउथ साइड या इसको डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, साउथ साइड या साउथ डायरेक्शन, टेकन एज नेगेटिव, क्या लेना है, नेगेटिव, उसके कारण है। और चाहे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का कारण क्या है, सिर्फ एंगल ही है। थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है तो वैल्यू पॉजिटिव रहती है, कॉस 90 से ज़्यादा ले तो नेगेटिव आता है। तो इसी वजह से दूसरे क्वाड्रेंट में जाने पे एंगल 90 से ज़्यादा निकल जाता है, एंगल 90 से ज़्यादा हुआ तो कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो इस वजह से ऐसा बोल पाते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट है, अगली हेडिंग बनाते हैं डिपार्चर। क्या बनाते हैं, डिपार्चर। तो नेक्स्ट हेडिंग है दिस इज़ द डिपार्चर। तो नेक्स्ट हेडिंग की अगर बात करूं तो मैं नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी डिपार्चर। दूसरा मार्कर ले लेता हूं एक बार। नेक्स्ट बात करने वाले हैं डिपार्चर की। डिपार्चर, चल, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इट इज आर्थोग्राफिक, आर्थो का मतलब होता है लंबवत, प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, परछाई, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट मेरिडियन, ठीक है, और मेरिडियन बोल दो, ईस्ट वेस्ट मेरिडियन बोल दो, और एक्सिस। ठीक है, चल यहाँ पे भी कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। जैसे पहला तो लिख लिया, दूसरा पॉइंट है कि ईस्ट साइड में रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव किधर लेना है, तो दैट इज डिपार्चर ऑन ईस्ट डायरेक्शन taken as पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। और जो डिपार्चर अगर आपका मान लिया, डिपार्चर ऑन वेस्ट डायरेक्शन टेकन एज नेगेटिव, दैट इज दिस। क्लियर है ना। तो इस तरीके से सारी इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को। यहाँ पे कुछ और सारी चीज़ें हैं जिनको हमको यहाँ पे डील करना है। तो देखो क्या है ना कि यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेंट में समझते हैं। किस में समझते हैं? क्वाड्रेंट में समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कशन जो है उसको हम लोग क्वाड्रेंट बेयरिंग में समझते हैं। एग्जाम्पल अभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट जो है, फर्स्ट केस में हम लोग जो ले रहे हैं क्वाड्रेंटल सिस्टम, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम या रेड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम या रेड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम, इसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। सपोज दैट ये इस तरीके से डायग्राम में बना रहा हूँ, ये डायरेक्शन नॉर्थ, ये डायरेक्शन आपका साउथ, ये डायरेक्शन आपका ईस्ट, ये डायरेक्शन आपका वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आपका निकल के आ जाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये कि आपके पास में सपोज दैट ये लाइन है, कोई भी लाइन हो सकती है, दैट इज़ ये लाइन है सपोज दैट ए लाइन है सपोज दैट, और जिसका एंगल सपोज दैट ये आपका θ1 है। क्या है? θ1 है। और इस लाइन की जो लेंथ है वो L1 है यहाँ तक। ठीक, सिमिलरली आपकी बहुत सारी और लाइंस हो सकती हैं, OB हो सकता है, OC हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम डील करने वाले हैं, दैट इज़ दूसरा मार्कर। एक मिनट वेट। हाँ, दूसरी लाइन को मैं बना के दिखाता हूँ। सपोज दैट
आपका जो भी एंगल है, देखो ये लाइन हमने खींचा, ऐसे बना दिया, ठीक है, स्ट्रेट ही रहेगी, थोड़ा सा बनाने में ऐसा हो गया स्ट्रेट, ठीक। तो ये लाइन मैंने आपको यहाँ पे बना दी। इसकी लेंथ सपोज दैट आपने मान लिया L2 लेंथ है, क्या है L2, और जो एंगल है ना, मैंने बताया ना क्वाड्रेंट में अगर हम पढ़ रहे हैं तो एंगल हम लोग कहाँ से मानेंगे, इधर से, दैट इज़ जिस कलर से लाइन मेज़र किया उसी कलर से हम इसको मेज़र कर सकते हैं, थीटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इस लाइन का नाम दे दो, ये O है, इसका नाम दे दो B, ठीक। चलो, तो इसका कलर भी जो है L2 को ऐसे ही कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्रीन से ही कर देते हैं L2। फिर लाइन आती है नेक्स्ट, दैट इज़ ये कलर हो गया ना, ब्लैक कलर से अब बनाते हैं। एक लाइन ये है, अब इसका एंगल आपको इस साइड में लेना पड़ेगा, θ3। ये लाइन सपोज दैट आपकी L3 है, और लास्ट लाइन बचती है जो कि आपकी निकल के आ जाती है, दैट इज़ L4, ठीक है। ये पॉइंट निकल के आ गया। चल, ये हो जाएगी लाइन आपकी, दैट इज़ A B, और ये हो जाएगी D O D, ठीक है। तो इनके सबके प्रोजेक्शन देख लेते हैं। इसका देखो प्रोजेक्शन अगर मैं दिखाऊं, इसकी लाइन की जो लेंथ है ना L4 है, और एंगल आपका जो है θ4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, θ4। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। देखो इस लाइन का जो है ना, एक तो डिपार्चर निकल के आएगा, तो ब्लू कलर से है तो ब्लू कलर से ही बना रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये जो निकल के आएगा, एक ये बन के आएगा और एक ये बन के आएगा। सिमिलरली एक ये बन के आएगा, ग्रीन कलर से है तो मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ, और आपके ये बन के आएगा। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि लेंथ सारी मैच ही करे, ये इसके सीध में नहीं बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि लेंथ आपकी, क्योंकि सारे ट्रावर्स कोई ज़रूरी थोड़ी ना बराबर ही हो, वो इधर उधर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे मेज़र कर दिया, और इसको थोड़ा इधर से करो इस तरीके से। सिमिलरली ब्लैक कलर से अगर मैं मार्क करूँ तो देखो यहाँ पे अच्छे से, एक तो आपका ये आ जाएगा और एक आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट है ना, तो इसको थोड़ा सा ये पॉइंट निकल के आ जाएगा, क्लियर है। चलो, तो इस तरीके से मैंने आपको मेंशन कर दिया। तो एक ये आपका लैटिट्यूड भी हो जाएगा, डिपार्चर भी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द लैटिट्यूड, दिस इज़ द डिपार्चर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रेड कलर से मार्क करते हैं इस लाइन के बारे में। चलो, तो हो सकता है इस लाइन का जो है थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है ये आपको। तो ये सारे मार्किंग मैंने कर दी, इसमें लैटिट्यूड भी दिखा दिया और आपको सारे चीज़। तो डी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, सारा हो गया। यहाँ पे नॉर्दिंग है, इसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ईस्ट को क्या लेना है, ईस्ट को भी ईस्टिंग, ईस्टवर्ड है ईस्टिंग, पॉजिटिव। साउथवर्ड है तो दैट इज़ एस, साउथिंग, नेगेटिव। वेस्टिंग, दैट इज़ वेस्टिंग साइड में है, दैट इज़ नेगेटिव। तो नॉर्थ पॉजिटिव, ईस्ट पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। चाहे एंगल सेम रख लो और चाहे उससे कर लो, दोनों की बातों का मतलब क्या है, सेम ही है। ऐसा क्यों होता है पता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे दूसरे क्वाड्रेंट में हम लोग जाते हैं साइन कॉस चेंज होने लग जाता है, प्लस माइनस होने लग जाता है। इसी वजह से 0 से 90 के बीच में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, और लैटिट्यूड एल कॉस थीटा हो सकता है या एल साइन थीटा हो सकता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इस वजह से इसको पॉजिटिव कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे अगर मैं मेज़र करूँ लैटिट्यूड और डिपार्चर की अगर बात करूँ, तो सपोज दैट यहाँ पे मेज़र कर रहा हूँ, दैट इज़ इस पॉइंट पे, या इधर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं लिख देता हूँ, या सबको उसी क्वाड्रेंट में उसके लिख देते हैं। दैट इज़ सपोज दैट यहाँ पे आपको लैटिट्यूड आपका लिखना है, सपोज दैट OAB का लिखना है लैटिट्यूड। तो इसकी लेंथ क्या है, L1, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, L1 cos थीटा, L1 sin थीटा, ठीक है। तो ये जो लेंथ आ जाएगी आपकी, ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाली, वो इसी के बराबर होगी। तो ये जो लेंथ आपको देख रहे हो, मैं डायग्राम में एक मेंशन कर देता हूँ, L1 sin थीटा 1, ये निकल, सॉरी ये cos थीटा आएगा L1, क्योंकि ये इसके बराबर होगा ना, इससे ये बराबर हो जाएगा। तो दैट इज़ L1 cos थीटा 1। और जो ये देखोगे ना, देखो
इसका कंपोनेंट ये जाएगा, तो ये आ जाएगा L1 साइन थीटा। तो L1 साइन थीटा जितना ये होगा उतना ये होगा, तो दिस इज कॉल्ड L1 साइन थीटा 1। ऐसा सिमिलरली सब में लिख सकते हो। ये थीटा 2 है ना, ये लेंथ नहीं लिख पाओगे, आराम से लिख सकते हो। इधर का कंपोनेंट आएगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ जाएगा, तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट L2 cos थीटा आएगा। तो ये वाली जो लेंथ देख रहे हो ना L2 क्या हो जाएगी, cos थीटा 2 हो जाएगी, और जो ये वाली लेंथ हो जाएगी वो L2 साइन थीटा 2। तो ये डिपार्चर हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इनको मैं मेंशन कर देता हूँ, सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। चलो आगे बढ़ें फिर, चलो सारी चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ। तो L यहाँ पे मैं सारा या तो इसको रफ कर दूँ, डिपार्चर लैटिट्यूड को रफ करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ साइड से, ताकि मेरे को लिखते हुए बन जाए। देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, दैट इज़ आपके पास सारी चीज़ें हैं ना। तो देखो LOA जो OA है ना, उसका हम लोग को लैटिट्यूड लिखना है। तो लैटिट्यूड आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा के टर्म में आएगा। तो दैट इज़ L1 cos थीटा 1, ठीक। और जो डिपार्चर है OA का, दैट इज़ L1 साइन थीटा 1। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों नॉर्थ और ईस्ट में है, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज़ नेक्स्ट पार्ट हमको डील करना। तो ये तो आपका लाइन किसके लिए होगा, दैट इज़ OA के लिए होगा। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज़ LOB, दैट इज़ DOB। अच्छा ये बताओ, ये आ जाएगा L2 cos थीटा 2, दिस इज आ जाएगा L2 साइन थीटा 2, दिस इज़ फॉर OB। अब देखो यहाँ पे cos की वैल्यू जो है 90 से जब ज़्यादा जाते हैं तो निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो, दूसरा वो भी कारण हो सकता है, दूसरा एक कारण और हो सकता है। ये बताओ जो L2 साइन थीटा है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है। देखो इसका एरो ऐसे समझो, इसका एक कंपोनेंट आपने लिया, तो एक कंपोनेंट तो इसका हॉरिजॉन्टल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ये वाला आ गया। अच्छा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आपने जो लिया वो इधर डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये एक्चुअली में आपका L2 साइन थीटा इधर आया था, उसी के बराबर मैंने यहाँ पे मान लिया है। तो अगर ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव टेकन किया जाएगा, इसी वजह से L2 साइन थीटा पॉजिटिव है। और जो cos थीटा का डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन में, देख सकते हो ना, इसका कंपोनेंट लोगे तो साउथ में आएगा, इसलिए नेगेटिव ले लिया, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आया जाएगा LOC DOC, यहाँ पे भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे आ जाओगे तो देखो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये जो वैल्यूज आपको दिखाई पड़ रही है, इसका कंपोनेंट लो, L3 का कंपोनेंट इधर जाएगा तो L3 cos थीटा आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना L3 cos थीटा 3, और जो ये वैल्यू आएगी वो L3 साइन थीटा 3 आ जाएगी। ऐसा सिमिलरली ऊपर भी लिख सकते हैं। तो L3 cos थीटा अगर आप देखोगे तो इसका डायरेक्शन जो है एक तो साउथ में है, दूसरा वेस्ट साइड में है। तो LOC का जो डायरेक्शन आएगा, लैटिट्यूड आएगा, लैटिट्यूड में जो वैल्यू आएगी वो साउथ में आएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा में। तो L3 cos थीटा 3, और जो आएगा L3 साइन थीटा 3, ये हो जाएगा लाइन OC के लिए। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ LOD और DOD। ये लैटिट्यूड है, ये डिपार्चर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका दो कंपोनेंट आएंगे, इसका एक आ जाएगा ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट देख रहे हो L4 cos थीटा 4, और ये आ जाएगा L4 साइन थीटा 4। अब ये बताओ इसमें कोऑर्डिनेट कैसा आ रहा है। इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा तो नॉर्थ है, बट इसका डायरेक्शन तो वेस्ट ही रहना है। तो एक जो आपका आएगा, जो आपका लैटिट्यूड है वो पॉजिटिव रहेगा, तो दैट इज़ प्लस का L4, सॉरी यहाँ पे मैंने साइन नहीं लगाया तो इसके लिए साइन लगा देते हैं, साइन भूल गए थे, ध्यान नहीं दिया। ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, एक का वेस्ट साइड में और एक का डायरेक्शन किधर है। देखो ये वेस्ट साइड में जा रहा है और ये किधर जा रहा है, दिस इज साउथ में जा रहा है, ठीक है, cos थीटा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ LOD, OD का जो है लैटिट्यूड लिखना है, तो लैटिट्यूड हो जाएगा L4 cos थीटा 4। क्यों पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये किधर साइड में, नॉर्थ साइड में। और जो इसका लिखेंगे नेगेटिव L4 साइन थीटा 4, ये आपका किधर साइड में, वेस्ट वर्ड साइड में, तो इसलिए आपका दैट इज़ वेस्ट साइड में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं।
तो ये सिंपल तरीका है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लिखने में, ठीक है। चल, तो इस तरीके से सारी बातों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जल्दी से आ जाओ, होल सर्किल बेयरिंग में अगर आपको लिखना है तो क्या करोगे, जल्दी से लिख लेते हैं। इसी चीज़ को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना होल सर्किल बेयरिंग में, तो ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फिर हम आगे बात करते हैं जल्दी से। तो ये लाइन जो थी ना, दिस इज द लाइन, दिस इज फॉर ओडी, दिस इज फॉर ओडी, ये किसके लिए है, ओडी के लिए है, ठीक है। अब मैं रफ कर रहा हूँ इसको क्योंकि मेरे को कुछ और सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब आपने नोट तो कर ही लिया होगा, चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं, है ना। अच्छा टॉपिक है, आसानी से नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया हमारा होल सर्किल में लिखना तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट है ये कि अगर मान लिया मेरे को होल सर्किल बेयरिंग में लिखना है तो क्या करोगे, व्हेन एंगल्स इन WCB। अभी तक क्वाड्रेंट की बात किए थे, अब हम लोग कुछ बात करने वाले हैं जब आपकी होल सर्किल में आपको एंगल्स मेज़र करने हो, ठीक है। चल, तो देखो इसमें सिंपल है, बड़ा सिंपल काम है जो आप कर सकते हो। ये हो गया क्वाड्रेंट सिस्टम मैं बना दे रहा हूँ, दैट इज़ दिस। एक लाइन आपकी दिस इज़ द लाइन, एक लाइन आपकी ये है, दैट इज़ लाइन, दिस इज़ O पॉइंट, दिस इज़ द A, दिस इज़ द नॉर्थ, दिस इज़ द ईस्ट, दिस इज़ द वेस्ट, दिस इज़ द साउथ, ठीक। चल, ओके। इसके बाद में एक और साइड बना लेते हैं, दैट इज़ दिस साइड, और उसके बाद में एक साइड आप ये बना दें, ठीक। चल, अब देखो यहाँ पे एंगल जो है शुरुआत में सपोज दैट आपका थोड़ा अंदर से मेज़र करते हैं एंगल को, सपोज दैट दिस एंगल इज़ θ1 और लेंथ आपकी हो गई L1, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरी लाइन की, अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एंगल आपका सपोज दैट ये एंगल जो है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज दैट दिस एंगल इज़ θ2 और इसकी लेंथ L2 है और दिस इज़ B, OB। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दैट इज़ थर्ड जो एंगल है, दिस इज़ इसका L3 है और जो एंगल आपका है दिस इज़ θ3। होल सर्किल की बात कर रहे हैं, नॉर्थ से ही मेज़र करते हैं, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और सबसे लास्ट में जो लाइन बचती है उसका एंगल मैं दर्शा रहा हूँ, दैट इज़ दिस इज़ θ4। इस तरीके से एंगल्स को लिख सकते हो और इसका साइड मान लो L4, दिस इज़ D। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, दिस इज़ साइड से। अब यहाँ पे लिखना अगर आपको हो तो कैसे लिखोगे उसको देख लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ यहाँ पे जब एंगल आप लिखोगे सारी चीज़ें वैसे रहने वाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आओ तो हमको लैटिट्यूड और डिपार्चर लिखना है, दैट इज़ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इसको L से डिनोट कर रहे हैं, इसको D से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं OA साइड के लिए, तो दैट इज़ LOA, दैट इज़ डिपार्चर OA। तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके दो कंपोनेंट आएंगे, L1 cos थीटा और L1 sin थीटा। तो ये आ जाता है L1 cos थीटा 1 और जो बन जाएगा दिस इज़ L1 sin थीटा 1। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाओ, अब आपका क्वाड्रेंट एंगल हो गया θ2। अब आपको जो भी मेज़र करना है यहाँ पे θ2 के टर्म में आपको सारी चीज़ें बतानी है। तब अब आप यहाँ पे जब मेज़र करोगे तो दैट इज़ LOB और DOB। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जब दोबारा आओगे तो L2 आएगा। अब देखो इसका कंपोनेंट आप निकालोगे तो आपका एंगल ये है ना, इसका दो कंपोनेंट आएगा। इसका एक कंपोनेंट आपका क्या जाएगा, cos थीटा में, एक जाएगा sin थीटा में। तो इसका एक कंपोनेंट आप ऐसे लेके जाओगे इस तरीके से, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक इसका जो एंगल 90 से ज़्यादा जाता है तो ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है। तो दैट इज़ L2 cos थीटा 2 और दैट इज़ L2 sin थीटा 2। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, L इधर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस है। तो दैट इज़ OA, ये लाइन OB का हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ LOC DOC। यहाँ पे हम लोग होल सर्किल में लिख रहे हैं तो इसलिए कोई भी आपको एंगल लिखने की ज़रूरत, माइनस प्लस नहीं लिखने की ज़रूरत है। L3 sin थीटा 3, ये ऑटोमेटिक आपका मैनेज कर लेता है।
दैट इज़ नेक्स्ट आता है LOD, और नेक्स्ट आता है LOD हो गया, नेक्स्ट आता है DOD, दैट इज़ L4 cos थीटा 4, दैट इज़ L4 sin थीटा 4, ये आ जाएगा आपका OD के लिए। तो इस तरीके से लिख सकते हो। देखो जैसे ही जब आप लिखोगे ना, पता है जब जैसे ही आप यहाँ पर पुट करोगे, देखो जब हम 2 वाले कोऑर्डिनेट में आएंगे तो जैसे एंगल सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं, इस लाइन का थीटा 2 सपोज दैट 120 है, तो ऑटोमेटिक जब cos 120 करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो निगेटिव माइनस में 1/2 करके आ जाएगा, जो भी आएगा -1/2 आ जाएगा, और वो -2 आपको यही रिप्रेजेंट कराएगा कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि आप साउथ डायरेक्शन में पहुंच चुके हो, तो वो ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हम ज़्यादातर क्वेश्चन को क्वाड्रेंट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे प्लस माइनस ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। और 0 से 90 करेंगे तो हम लोग साउथ नॉर्थ का ध्यान देना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट का भी ध्यान देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट करके, नोट पॉइंट लिख देते हैं, दैट इज इफ बेयरिंग्स आर गिवन इन होल सर्कल बेयरिंग, इफ बेयरिंग्स अगर आपको एग्जाम में होल सर्कल में दे रखी हैं, इफ बेयरिंग्स आर गिवन इन WCB देन अलजेब्रिक साइन, जो अलजेब्रिक साइन आप कंसिडर करते हो, अलजेब्रिक साइन एंड लैटिट्यूड, अलजेब्रिक साइन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर, लैटिट्यूड जो डिपार्चर्स होते हैं उनके जो अलजेब्रिक साइंस होते हैं और डिपार्चर आर ऑब्टेन्ड बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा इटसेल्फ, वो आपस में ही मैनेज कर लेते हैं। अगर वो 90 से ज़्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट कल बात करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डील करेंगे। तो आज के लिए इतने समझ लेते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।